नमस्कार। हेलो किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप सीधे हमसे संवाद करते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। और हेलो किसान में आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जिन विषयों पर आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, वो विषय हैं सूकर पालन या सुअर पालन और पशु बीमा योजना। इन विषयों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ रहते हैं। अपने विशेषज्ञों से परिचय कराने से पहले हम आपको अपने टोल फ्री नंबर बता दें जिन पर फ़ोन करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। इन नंबरों पर आप फ़ोन करें और जो हमारे आज के विषय हैं सुअर पालन और पशु बीमा योजना, उनसे जुड़े तमाम सवाल जो उनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुलेखा, सहायक आयुक्त पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर सुलेखा, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर A.K. ग्रोवर साहब, पूर्व मुख्य प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ग्रोवर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आरंभ करूंगा डॉक्टर सुलेखा जी से, जो हम आज सुअर पालन की बात कर रहे हैं और देश में सुअर पालन एक वाणिज्यिक एक बड़े व्यापार के रूप में शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि किस तरह से जो देश में महत्व है सुअर पालन का और कैसे जो इसने एक वाणिज्यिक स्वरूप ले लिया है, उसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू कपूर जी। अभी आज के दिन में ये लाइव स्टॉक फार्मिंग अथवा पशुपालन में आने के लिए हमारे किसानों और कोई भी पशुपालन करना चाहते हैं, इसके लिए तो विभिन्न तरीक़ा की पशुपालन नीतियाँ हैं। उसमें जैसे सुअर पालन और काऊ और बकरी पालन, ये सारे है। लेकिन आप आय देने वाला और लाभदायक दृष्टि में देखते तो सबसे बेहतर है ये सुकर पालन अथवा पिग फार्मिंग। तो क्योंकि सुअर ऐसे एक जानवर है कि आप उसको इतना पालन करो, पालन करने के बाद अपने कम कीमत पर, कम समय पर आपको अधिक आय देने वाला हो। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मेरे किसान दोस्तों को ये मेरा बोलना चाहते हैं कि अभी जो 2 या 3 ये छोटे फार्मिंग जो कर रही है, उसको अपने एक स्वयं संरंभ बनाने के लिए, एक वाणिज्य रूप में करने के लिए ये सुकर पालन बहुत फलदायी है, बहुत अच्छा है जी। तो बिल्कुल हम लोग सुकर पालन पर और भी चर्चा करेंगे, और लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं सुअर पालन से जुड़ा ये खास वीडियो। सुअर पालन तेजी से बढ़ता और लोकप्रिय होता व्यवसाय है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। सुअर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। सुअर पालन में करीब 1 साल में ही मुनाफा होने लगता है। इस व्यवसाय में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बचे हुए या व्यर्थ खाद्य पदार्थ को कीमती उत्पादन में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। बेहतर मुनाफा लेने के लिए अच्छी नस्लों का चयन करना चाहिए। नस्लों का चयन करते समय स्थान और जलवायु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या लैंड्रेस नस्ल के सुअर की मादा 8 माह में ही वयस्क हो जाती है और वर्ष के अंदर ही पहली ब्यात देती है, जिसमें एक बार में 8 से 12 बच्चे मिलते हैं। साथ ही साल में 2 ब्यात और हर प्रकार के खाद्य पदार्थों को पौष्टिक मांस में बदलने की अधिकतम क्षमता रखती है। व्यवसाय फलता फूलता रहे, इसके लिए इनके आवास के लिए पर्याप्त स्थान और पानी की समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। आवास में हवा, रोशनी व जल के निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मौसम के अनुसार आवास थोड़ा खुली छत वाला भी हो।
फर्श पक्का व छत घास फूस या खपरेल से बना सकते हैं। दीवार की ऊंचाई 4 से 5 फुट रखें। वहीं आहार में बेकार सब्जियां, फलों के अवशेष, गेहूं का चोकर, धान की भूसी और अनाज दे सकते हैं। इन्हें थोड़ी मात्रा में हरी मुलायम पत्तीदार सब्जियां और चारा भी दे सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए 2.5 से 3 माह की आयु में टीकाकरण भी करवाएं और समय समय पर पशु चिकित्सा से जांच कराते रहें। और इस वीडियो के बाद हम आज के दूसरे विषय पर बात करेंगे, पशु बीमा योजना। और इसके लिए डॉक्टर ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रोवर साहब, आपका बहुत स्वागत। ग्रोवर साहब, जो पशु बीमा योजना है उसमें हम आपसे आरंभ में ये जानकारी चाहेंगे कि वो देश में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, जो एक किसान को उसका ज्ञान होना चाहिए, और वो योजनाएं कितने समयावधि की होती हैं और उसमें किस तरह का प्रीमियम देना होता है। जी। जो भी हमारे पशु हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है, जैसे हमारी गाय भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं या सूकर पालन है, तो इनसे हमें मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो इन पशुओं के लिए सरकार ने बीमा योजनाओं का प्रावधान किया है जी, ताकि अगर कोई पशु आप पाल रहे हैं, अगर आपने कोई सूकर फार्म बनाया है और उस फार्म में अचानक कोई बीमारी आ जाए और पशु मर जाए तो आपको बहुत घाटा हो जाएगा। तो उस घाटे से बचने के लिए ये आवश्यक है कि उस पशु का पहले से ही बीमा करवा के रखा जाए जी। तो गाय भैंस या बड़े जानवर जैसे कि बैल है, कैमल है, इन सब का बीमा तो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं जी। लेकिन आजकल क्योंकि सूकर पालन के ऊपर जोर दिया जा रहा है और ये एक आजीविका का साधन बनता जा रहा है जी, तो इसलिए इसके बीमे के बारे में भी जानना जरूरी है जी। कोई भी पशु हो जिससे हमें लाभ मिलता है, जो हमारी आजीविका का साधन है, उसका हम बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए ये जरूरी है कि पशु स्वस्थ हो और पशु की आयु जो है वो ऐसी हो कि उसका बीमा किया जा सके। जैसे कि बहुत बूढ़े पशु का बीमा नहीं किया जा सकता। तो हमें अपने जो है मेन मुद्दा हमारा ये है कि पशु जो हम पाल रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो, और अगर वो प्रॉफिट हो उसको बचाना है तो बीमा करवाना जरूरी है जी। आजकल बहुत सी प्राकृतिक विपत्तियां, जैसे आप देख रहे हैं, कई जगह बाढ़ आ जाती है, कभी बिजली गिर जाती है या कभी कोई बीमारी आ जाती है, तो एकदम बड़ी तादाद में पशु मर जाते हैं। तो ऐसे में पशुपालक को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को बचाने के लिए जी उसका बीमा करवाना जरूरी है जी। ग्रोवर साहब, अब मेन बात यह है कि बीमा करवाना कैसे जी। तो उसके लिए ये है कि बीमा कंपनियां जो हैं वो अपने एजेंट्स के माध्यम से काम करती हैं। मैं आपसे इस चर्चा को सर जारी रखूंगा। अभी पशु बीमा योजना से जुड़ा हुआ एक वीडियो देख लेते हैं। बीमा पॉलिसी जोखिम से बचाने के लिए बहुत मददगार है। पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए वरदान से कम नहीं। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, किसी बीमारी या फिर बीमार के उपचार के लिए किए जा रहे ऑपरेशन के दौरान पशु की मौत होने पर भी बीमित राशि दी जाती है। वित्तीय हालात को मजबूत बनाने के लिए पशु बीमा बेहद जरूरी है। पशुओं के बीमा के प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र या राज्य सरकारें वहन करती हैं। अलग अलग राज्यों में पशुपालकों को पशुओं की बीमा करने पर अनुदान भी दिया जा रहा है। ये अनुदान अलग अलग जाति और पशु के आधार पर अलग अलग होता है। पशुओं का बीमा अब ऑनलाइन करवाया जा सकता है। पशु बीमा इंश्योरेंस में कंपनी पॉलिसी के रूप में पशुपालक को एक कार्ड जारी करती है। बीमारी या दुर्घटना से बीमित पशु की मौत होने पर 100% बीमा कवरेज दिया जाता है। पशुओं के कान पर लगा टैग उनके बीमित होने को दिखाता है। किसानों को अपने पशु का इंश्योरेंस करवाने के लिए अपने जिले के पशु चिकित्सालय में बीमा के लिए जानकारी देनी होती है। पशु डॉक्टर और बीमा कंपनी का एजेंट किसान के घर जाकर वहां पशु के स्वास्थ्य की जांच करता है। पशु के स्वस्थ होने पर एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
पशु का बीमा करने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाता है। किसान की अपने पशु के साथ एक फोटो ली जाती है। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। पशु पालकों को बीमित पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अंदर देनी होती है। जी, और इस वीडियो के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर सुलेखा से, और जो हम सुअर पालन पर बात कर रहे हैं, जो देश में एक वो बड़े वाणिज्यिक शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो मैडम, जैसा आपने बताया था आरंभ में कि किस तरह से किसानों को इससे लाभ होता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो देश में अभी वर्तमान में पिग फार्मिंग का जो स्टेटस है वो क्या है, और ये पिग फार्मिंग किन राज्यों में ज़्यादा हो रही है और कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा संभावनाएँ दिखाई देती हैं? देखिए, हमारे भारत में, हमारे देश में अभी लास्ट ईयर 2019 में हमने एक लाइवस्टॉक सेंसस बनाया था हमारे डिपार्टमेंट से, भारत सरकार की तरफ से। जी। तो उसमें तो 9.15 मिलियन पिग्स है हमारे पास। तो इसमें अबाउट 50% तो NAR की है, नॉर्थ ईस्टर्न देश में है, और बाकी देखें तो केरला में है, पंजाब में है, और तमिलनाडु में है, और बिहार, झारखंड देशों में है। इसका कंजम्पशन रेट माने इसका पोर्क, इसका मांस खाने वाला लोग बहुत सी 90% तक वहाँ हमारे NAR रीजन में है। तो ये हम जो प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन से वो मार्केटिंग तो NAR देश में है, लेकिन आप अभी देखें तो हमारे देश में अभी डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम अभी 30% to 50%, 50% तक हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। ये डोमेस्टिक डिमांड मीट करने के लिए। तो इसलिए अभी ये देखो, छोटे छोटे किसानों को हम जोड़कर ऐसे SSG और क्लस्टर मोड में, क्लस्टर बेसिस पर अभी स्कीम ऐसे बनाते हैं कि क्लस्टर बेसिस में करके कमर्शियलाइजेशन के, वाणिज्य के तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसके लिए तो हमारे पास भारत सरकार के पास भी और राज्य सरकार की तरफ से भी इतना योजनाएं भी बन सकते हैं। और भारत सरकार, क्या मैं स्कीम के बारे में योजना है? मैं वही उसी सवाल पे आ रहा था कि जो आपने बताया कि जो क्लस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं और हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ सुअर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, उद्यम के रूप में अपना सकते हैं। तो जो अभी वर्तमान में हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम है सुअर पालन को लेके, वो क्या स्कीम्स हैं? वो भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, उसके अंदर हमारे एक EDEG बोलते हैं उसको, इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, उद्यमिता और ये रोजगार बनने का एक स्कीम मिलता है। ये गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी भी इसका क्या ऑब्जेक्टिव और इसका क्या लक्ष्य है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से अच्छे तरह से ये सुअर पालन करना है, और इससे उसका इनकम भी दुगना करना है। तो इसके लिए हमारा इसमें, और इसका एक सब्सिडी है, सब्सिडी भी अलग अलग विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। सामान्य क्षेत्र में आपको APL है तो 33.33% माने 33.33% आपको मिलता है, और BPL है तो आपको 50% तक मिलता है। और आप ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और पहाड़ी देश में देखते तो वहाँ 50% आपको BPL कैटेगरी में, और APL कैटेगरी को 35% सब्सिडी मिलता है। लेकिन ये सब्सिडी आपको, ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। पहले आप लोन लेना चाहिए नाबार्ड से। नाबार्ड की जो भी किसान ये लोन लेना चाहते हैं वो अपने सामने की कोई शेड्यूल बैंक में जाना है, तो वहाँ जाकर ये लोन के बारे में पूछना और एक प्रोजेक्ट वहाँ सबमिट करना है। तो ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करके एक बार ये अप्रूव करेंगे तो उसको ये सब्सिडी मिलता है। और सब्सिडी मीन्स अच्छे तरह से ये करते तो उसको फिर दोबारा 2% का भी
इसमें कुछ बेनिफिट मिलता है। तो इसमें भी 3 तरीका की सब्सिडी मिलता है। अगर कॉमर्शियल यूनिट बनाना चाहते हो उसके लिए है, और ब्रीडिंग यूनिट बनाना है तो ब्रीडिंग यूनिट के लिए मिलता है, और पोर्क आउटलेट बनाना है तो उसको भी लोन मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जो नाबार्ड में हम जाकर अपना परियोजना सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं, और लोन भी वहाँ पर उपलब्ध मिलता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, श्यामलाल जी मंदसौर मध्य प्रदेश से। श्यामलाल जी नमस्कार। लगता है फ़ोन से संपर्क अभी कट चुका है। अभी हम फिर आपका प्रतीक्षा करेंगे। तो जैसा मैडम आपने बताया कि जो एक वाणिज्यिक स्तर पर अगर हमें इसको पोर्क का व्यवसाय करना है तो हम नाबार्ड जा सकते हैं, वहाँ से हम लोन भी ले सकते हैं और वहाँ हमें सब्सिडी में जो फ़ायदा है वो भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपने कुछ बताया, और जो अभी तक ख़ास तौर पर जो फीड की रिक्वायरमेंट होती है, जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए, वो किस तरह की होती है? क्योंकि ये सामान सा ये माना जाता है कि जो फूड वेस्ट है या जो हमारा कचरा है, जो गार्बेज वेस्ट है, या जो सोइल फीडिंग हम जैसे कहते हैं, क्या वो इनके लिए होता है, या किस तरह का भोजन सूअर पालन के लिए हमारे किसान भाई या जो भी व्यवसाय उसको करना चाहे तो उसको भोजन की भी जानकारी पता होनी चाहिए? इस सूअर पालन में आप कॉस्टिंग के बारे में सोचते तो 40% इज गोइंग टू फीड कॉस्ट के इसमें जाते हैं। तो इसलिए लोग ऐसे ये सोइल फीडिंग प्रोत्साहन करते हैं। सोइल फीडिंग माने जो फूड वेस्ट आता है रेस्टोरेंट से और हमारे घर से जो फूड वेस्ट आता है, वेजिटेबल वेस्ट आता है, ये इसको अच्छी तरह से बाकी राइस ब्रान और जो मक्का की अनाज की पाउडर मिलते हैं वो इससे मिक्स करके देते हैं। तो ताकि 40% मिनिमम 30 to 40% फीड कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन इसमें तो एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। इसको अच्छी तरह बॉईल करके देना चाहिए और हाइजीनिक भी देखना चाहिए, अदरवाइज ये डिसीज और कुछ रोग आने का चांसेस भी है। और आप जनरली हम देखें तो एक ये बॉयर ये और मेल बॉयर को मेल पिग को हम जनरली 2.5 kg फीड देना चाहिए, क्योंकि जब हम ये फीड के बारे में बोलते हैं उसमें हम बोलना चाहिए कि 40% टोटल में 40% हमारा कॉम्पाउंड फीड देना चाहिए, और 40% अगर और ये रेस्टोरेंट से और सोइल फीडिंग मिलता है तो उसमें, और 10% बाकी जो है और इससे हम एडजस्ट करना चाहिए। हम कॉम्पाउंड फीड के बारे में सोचते तो बॉयर के लिए मेल के लिए 2.5 kg देना चाहिए, और फीमेल और लैक्टेटिंग। जी मैडम, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी जी सर। जी हेमंत जी, आप सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि बीमा तो हमें मिलता ही है किसी भी पशुधन का, पर जो समस्या है वो एक तो नस्ल सुधार की और आउट ब्रीडिंग की समस्या आती है, जिससे भारत में दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, सबसे बड़ी समस्या है। जी, तो आपका सवाल जो है हम जो चर्चा कर रहे हैं वो पशु बीमा पर कर रहे हैं। क्या पशु बीमा योजना से जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? मतलब नहीं, समस्या तो वही जाकर किसानों पशु का बीमा मिल जाए, उससे कोई राहत, पर आखिरी में जाकर दूध उत्पादन या नस्ल सुधार नहीं हो पाता तो किसान वही का वही रहता, वही 2 लीटर 4 लीटर वाले भैंस या गाय पर ही रह जाता है। जी हेमंत जी, आपका सवाल क्योंकि आज का जो हमारा विषय है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक अच्छा सुझाव या एक अच्छा आपने ये यहाँ पर प्रश्न किया है, तो हम यहाँ पर पशु बीमा से जुड़े हमारे बीच ग्रोवर साहब हैं। ग्रोवर साहब, अगर आप कोई टिप्पणी देना चाहें इसमें, जो इनका सवाल है कि पशु बीमा तो मिल जाता है लेकिन हमारे जो पशुधन है उनकी नस्लों में सुधार नहीं हो पाता, तो इस विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे?
ऐसा है कि आउटब्रीडिंग ये आजकल तो सीजन पे ही नस्लों नहीं के सर सुधार सही। के लिए सरकारें बहुत कार्य कर रही हैं। जी जैसे अगर हम गाय भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें, जी तो गाय जितनी भी हमारी देसी गाय हैं, उनको उनकी नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम वीर्यधान का जो प्रोविजन है, जिससे जी। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, जी वो तकरीबन हर बड़े गांव में उपलब्ध है। और यहाँ तक कि आपके घर में भी डॉक्टर आकर के जो है वो कृत्रिम गर्भाधान पशु का कर सकते हैं, और उसके बाद जो पैदा होगी बछड़ी या कटड़ी, जी। वो काफी दूध देगी और उसका जो नस्ल सुधार है वो काफी होगा। जी। इसी तरह से हर भी जो पशु है, चाहे वो मुर्गियां हैं, चाहे वो सुअर हैं, चाहे वो भेड़े बकरियां हैं, सब पशुओं की जो उन्नत वैरायटियां हैं, जी उनका जो है आजकल सीमन बाहर से मंगवा करके या अपने देश में ही उन्नत नस्ल के पशु पैदा करके सीमन उपलब्ध है। अगर हमें पशु की नस्ल सुधार करनी है तो हमें अपने नजदीक का जो वेटनरी डॉक्टर है उससे मिलना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने पशु की नस्ल का सुधार कर सकते हैं। जी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें 4-5 साल लगते हैं, जी क्योंकि एक बार पशु को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, फिर बछड़ी पैदा होगी, फिर 3 साल बाद वो 4 साल बाद दूध देना शुरू करेगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है जी। लेकिन ये पॉसिबल है। जी बहुत अच्छा ग्रोवर साहब। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुअर पालन की और पशु बीमा योजना की, और आपके सवालों का हमें रहेगा इंतजार। आप टोल फ्री नंबर्स पर हमें सवाल कर सकते हैं पशु बीमा योजना और सुअर पालन से जुड़े हुए। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पशु बीमा योजना से जुड़ी हुई, और हमारे साथ डॉक्टर सुलेखा हैं जो सुअर पालन पर हमको जानकारियाँ दे रही हैं। जो आपने मैडम बताया ब्रेक से पहले कि जिस तरह से जो उनकी भोजन है, जो हमारे जो व्यवसायी हैं उनको पता होना चाहिए, ख़ासतौर पर जो हमारे जो पिगलेट्स हैं, जो शिशु सुअर हैं, उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा उनकी पोषण की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए जो एक शब्द है क्रीप फीडिंग शब्द आता है, तो उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि वही बड़े होकर उनको ज़्यादा फ़ायदा देंगे, एक अच्छा उत्पादन होगा। जी। सुअर पालन में आय मिलने के लिए 2 तरीका है। उसका मांस बढ़ना चाहिए और इसका नंबर ऑफ पिगलेट्स इंक्रीज करना चाहिए। तो ये दोनों के लिए क्रीप फीडिंग एक बहुत फलदायक है। इसमें देखें तो देखो, एक बच्चा पैदा हुआ तो फिर से 7 से 10 दिन तक उसको सिर्फ माम की मिल्क देना चाहिए, दूध ही देना चाहिए। उसके बाद 7th डे से उसको फीड मीन सॉलिड फूड देना चाहिए। ये फीड को बोलते हैं क्रीप फीडिंग। तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उसी टाइम FCR मीन्स फीड कन्वर्शन रेशियो, जो आहार हम इसको देते हैं उसको फीड के रूप में, जो फीड हम देते हैं उसको मांस के रूप में कन्वर्ट करने का ये बच्चों में इसका परसेंटेज इतना
बड़ा है कि इट्स ऑलमोस्ट 90% वाट ये आपने जो भी देता है उसको कन्वर्ट कर रही है। तो इसी टाइम पर आप अच्छे फीड देना चाहिए। तो हम ऐसे बोलते तो 20% 20 ग्राम पर डे करके हम देना चाहिए। तो हर दिन ऐसे हम फीड का क्वांटिटी बढ़कर जब ये 1 महीने होता है उसी टाइम पे आधा किलो तो माने 500 ग्राम तक हम ये फीड देते हैं। जी मैडम, तो हम ये चर्चा आपसे जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, कैलाश पटेल जी रायसेन मध्य प्रदेश से। कैलाश जी नमस्कार, आप सवाल पूछें। हेलो। हेलो जी। हाँ कैलाश जी, आप सवाल पूछें। जी जी बोलिए। सर, ये पशुपालन में डेयरी फार्म है, बकरी फार्म है जी। हेलो जी। हाँ जी पूछिए, बोलिए। सर, इनके लिए हमें सुलभता से कहाँ से लोन मिल पाएगा? बकरी पालन के लिए सुलभता से लोन कहाँ से मिल पाएगा, इनका ये सवाल है। बकरी पालन के लिए ओके, हमारा सब्जेक्ट तो अलग है। हाँ, लेकिन बकरी पालन के लिए भी ये EDEG बैंक में आपको मिलता है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, देखो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की, और राज्य सरकार की भी सब अलग अलग स्कीम है। मध्य प्रदेश में आपका वहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो पशुपालक लोग हैं वहाँ जाकर आप पूरा जानकारी वहाँ से लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि वहाँ एक स्कीम है, रूरल बैकयार्ड स्कीम बोल रहे हैं, और ये ग्रामीण लोगों के लिए है। तो 10+1 ये 10 फीमेल और 1 बकरे, ये ऐसे एक यूनिट वहाँ मिलता है। तो वहाँ जाकर आप रजिस्टर कीजिए आपकी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, और आपके नज़दीक में जो वेटनरी डिस्पेंसरी है वहाँ जाकर आप जानकारी पूछ लीजिए, और वहाँ रजिस्ट्रेशन, आपका नाम रजिस्टर करो, और बाकी वो लोग देखेंगे। और लोन लेना है, ये तो स्कीम है, और राज्य सरकार में और भी स्कीम होगा, वो उसका जानकारी भी वहाँ से मिल जाएगा। और ये लोन लेने के लिए आपके नज़दीकी जो भी बैंक है वहाँ जाकर आप पूछ लेना चाहिए। वहाँ में EDEG स्कीम है, उसके अंदर भी आपको 10+1 यूनिट और 100 तक 2 यूनिट की 2 अलग अलग स्कीम आपको मिलते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया। जो EDEG स्कीम है उसके तहत आप अपने स्थानीय बैंकों से भी संपर्क करेंगे, हाँ। नाबार्ड से संपर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। अब हम रुख करेंगे डॉक्टर ग्रोवर का, हमारे साथ हैं, जो पशुधन बीमा योजना से जुड़ी जानकारियां हमको दे रहे हैं। पशु बीमा योजना, डॉक्टर ग्रोवर, जो बीमा जो किसान कराए उसमें आपने बताया कि वो बहुत जो जानवर है वो उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, जो एक समान उम्र है, वो एक हमारे जो मवेशी है, बकरी है, गाय है, या जो सूअर की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी क्या किस तरह का एज होना चाहिए, और वो बीमा कितने समय के लिए होता है, और लगभग कितना प्रीमियम देना होता है किसान को? जैसे आपने गाय, भैंस, बकरी वगैरह का जिक्र किया, तो जो भी पशु की प्रोडक्टिव एज होती है उस एज में हम उसका आमतौर पे बीमा करते हैं। जैसे भैंस का या गाय का बीमा हम करेंगे तो 3 साल से लेकर 8 साल तक का करेंगे, भैंस का करेंगे तो 3 साल से 12 साल का करेंगे जी। लेकिन जहाँ तक सूअरों का मामला है, इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने के बाद, उसी समय से उनका बीमा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद वो तकरीबन 8-9 महीने या 1 साल के जब तक होते हैं तो वो बेचने लायक हो जाते हैं जी। तो इसलिए उस ड्यूरेशन में उनका बीमा होना जरूरी है, ताकि अगर उस ड्यूरेशन में कुछ हो जाए तो पशुपालक को जो है कंपनसेशन मिल सके। इसलिए सूअरों का बीमा जो है बच्चों का, वो 3 महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो बड़ी जैसे मादा सूअर है या बोर है, उनका बीमा जो है वो 3 साल तक चल सकता है। लेकिन बच्चों का बीमा तो जो है वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक का ही बहुत होता है। वैसे भी हर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जनरली जो है वो 1 साल की होती है। तो 1 साल में पहले आप प्रीमियम देंगे, 3 महीने का बच्चा है उसका आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके बाद वो पॉलिसी 1 साल तक चलेगी। इस दौरान में आप बच्चे को, नेचुरल बात है कि बेच ही देंगे, तब तक तो बिक ही जाएगा वो, तो उससे आगे उस पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मादा सूअर है तो उसका आप दूसरे साल भी बीमा करवाएंगे, तीसरे साल भी बीमा करवा सकते हैं, जब तक वो
बच्चे पैदा कर रही है, जब तक उसकी एज प्रोडक्टिव एज है तब तक आप उसका बीमा करवा सकते हैं। यानी ये जो इंसानों का जो जीवन बीमा होता है उस तरह का बीमा वहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एक जो एक उद्यम के तौर पर उसका बीमा हर साल वो रिन्यू कराना होगा, ये आपने बताया। और ये जो अगर कोई बड़ा फार्म है, किसी का एक बड़ा व्यापार है, तो वो क्या उसको अलग अलग इंडिविजुअल मवेशी का प्रीमियम कराना होगा या उस पूरे फार्म का भी प्रीमियम एक साथ हो सकता है? ऐसा है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हर इंडिविजुअल एनिमल का इंश्योरेंस करते हैं जी। उसमें ये होता है कि जैसे जो भी एनिमल है जिसका इंश्योरेंस हमने करना है, उसको हम एक आइडेंटिफिकेशन उसको करना जरूरी होता है। या तो उसके कान में टैग लगाएंगे, लेकिन क्योंकि सूअरों के आमतौर पर कान बहुत पतले होते हैं, टैग भारी ही होता है, कई बार गिर जाता है, इसलिए सूअरों में टैटूइंग भी हो सकती है। जैसे कि टैटूइंग देखा होगा कि आजकल तो मनुष्य भी बहुत टैटूइंग करवाने लग गए हैं, तो वो कान में टैटूइंग कर देते हैं जिससे उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। तो जहां तक सूअरों का ताल्लुक है, इनका हर जानवर का अलग अलग इंश्योरेंस होता है। हाँ, पोल्ट्री में जो है वो पूरे फार्म का इंश्योरेंस हो जाता है, वहां हम अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सतीश जी, आप सवाल पूछें। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ जी, और वहाँ पर मेरे को सूअर पालन के बारे में जानकारी लेनी है। कौन सी नस्ल काम आएगी? आप अपने टीवी सेट से दूर आ जाएं, टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दें, तब आपकी आवाज़ हमारे पास साफ आ पाएगी। पूछिए सवाल। हाँ, एक बार दोबारा पूछिए। आपको यहाँ पे कौन सी नस्ल सही रहेगी, कौन से टाइम में सही रहेगी, और मतलब कितनी राशि लगा कर हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, कितने पशु सूअर ला के स्टार्ट कर सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ हम तक कुछ धीमी पहुंच रही है, लेकिन जो आपका मैसेज हमें मिला, जो सवाल मिला है कि कौन सी नस्ल अच्छी रहेंगी, और उससे जुड़ा हम लोग अभी चर्चा में हम सवाल करने ही जा रहा था मैं, और बहुत अच्छा हुआ कि आपका वो सवाल आ गया कि जो नस्लें हैं वो कौन सी होनी चाहिए। और सतीश जी, अगर आप लाइन पे हो तो नस्लों के अलावा आपने क्या पूछा, एक बार दोहराएंगे? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जो उन्होंने नस्लें पूछा है, अगर इनको अपना एक सूअर फार्म खोलना है तो वो नस्लें और कितना वो एरिया होना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसमें कोई जोड़ दे रहा हूँ जो शायद वो पूछना चाह रहे थे, और एक कितना पैसा की ज़रूरत होती होगी एक लिमिटेड एरिया में अगर हमें सूअर फार्म खोलना है तो। ये अच्छा सवाल है। हम जब ये सूअर पालन के लिए जाते हैं, उसी से नस्ल चुनाव एक बहुत नस्ल चुनाव आप श्रद्धापूर्वक करना है। भारत में आज के दिन में 10 नस्ल इंडिजिनस ब्रीड से 10 नस्ल रजिस्टर्ड है, और हमारे पास तो अच्छा सा और जेन्युइन एक्सोटिक ब्रीड हमारे भारत में नहीं है। और हमारे इसमें हमारे जो इंडिजिनस ब्रीड है जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, इसमें 8 तो NER से है, एक तो वहाँ पर मध्य प्रदेश में से है, एक और अभी बिहार झारखंड एरिया से भी एक रजिस्टर किया है। उसका एक ये है कि मैक्सिमम उसको 40 to 50 kg बॉडी वेट अचीव कर रही है। लेकिन हमारे जो क्रॉस ब्रीड यहाँ है, मीन्स जो विदेशी नस्लें हैं, ये यहाँ भारत में ये लेकर उसको हमारे जो इंडिजिनस ब्रीड है इससे ब्रीडिंग करवाए और क्रॉस ब्रीड हुआ है, तो इसका बॉडी वेट अधिक है, अच्छा, हमेशा इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहते हैं। और वो देखें तो हमारे पास ये सेवरल मीन्स 4 और 5 अच्छा क्रॉस ब्रीड अभी है, हैम्पशायर है और ड्यूरॉक है, लैंडरेस है। तो इसमें से किसी एक को आप फार्म के लिए चुनना चाहिए। तो इसका बॉडी वेट कम से कम 100 से 130 तक 130 तक इसको 8 से 9 महीने तक आपको मिलता है। तो ऐसे एक क्रॉस ब्रीड अच्छे रहेगा इसके लिए। और
हम अगर ये स्पेस रिक्वायरमेंट के सोचते तो आप जब ये पिग फार्मिंग के लिए आप प्लान करेंगे तो प्लानिंग स्टेज में आप सोचना चाहिए कि आपको क्या क्या कितने तक इसको एक्सटेंड करना चाहिए। इसलिए इसका कारण ये है कि ये विभिन्न एज ग्रुप के एनिमल्स को स्पेस रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो अगर हम शुरू से ऐसे अच्छे प्लानिंग करते तो भविष्य में आपको कुछ एक्सटेंशन करना और कुछ अच्छा बनाना चाहे तो ये आपको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। उसका एक थंब रूल है कि आप एक बॉयर को मीन्स ब्रीडिंग मेल को आप रखना चाहिए तो कम से कम 6 से 8 स्क्वायर मीटर चाहिए, और एक बच्चे पैदा वाली फीमेल को दैट मीन्स ए प्रेग्नेंट सौ मादा को रखने के लिए आपको चाहिए 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए। लेकिन एक बच्चों के साथ रहने वाली और बच्चे पैदा करने वाला है तो उसको 4 से 6 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए, और जो बच्चे हैं उसको 0.3 to 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए। जो फैटनिंग यूनिट है वो उसका मीनिंग जब ये बच्चे मादा से अलग करके दैट मीन्स वीनिंग के बाद 6 महीने तक फैटनिंग यूनिट बोलते हैं, इसको रखने के लिए कम से कम 2 से 3 स्क्वायर मीटर अलग चाहिए। तो हम ऐसे सोचना है कि अगर आपका प्लान आपके ये फार्मिंग करने के बाद उसको पिगलेट्स को मीन्स बच्चे को बेचना है, आपका प्लान है तो आप बच्चों के लिए 3 महीने तक वहाँ रखने के लिए और बॉयर के लिए मादा सुअर के लिए कितना मादा सुअर एक टाइम में फार्म में रखना चाहिए उसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी मैम, हम सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे पास त्रिपुरा से हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, लगता है फ़ोन कट गया है। तो यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो त्रिपुरा से हमारे कॉलर जुड़े थे हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले एक जो फ़ोन कॉल हमारे पास आया था त्रिपुरा से, उनका सवाल
जो है वो हम शामिल तो नहीं कर पाए, लेकिन सवाल ये था कि किस तरह से सूअर पालन में जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं उसमें बैंक से सब्सिडी कैसे मिल सकती है। तो उसका जवाब डॉक्टर सुलेखा पहले भी दे चुकी हैं कि जो आपके स्थानीय बैंक हैं वहाँ से आप संपर्क करें, नाबार्ड से आप संपर्क करें। मैडम, आप कुछ उसमें जोड़ना चाहेंगी कि त्रिपुरा में खासतौर पर जो सूअर पालन है एक बड़ा व्यवसाय के तौर पर वहाँ देखा जाता है, तो वहाँ पर सब्सिडी कैसे मिलती है? वहाँ पर भी आपके राज्य सरकार की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से आप जाना है, और अदरवाइज आपके पास आपके नज़दीक में जो वेटनरी डिस्पेंसरी है, जो पशुपालन केंद्र है, वहाँ आप जाना, वहाँ से आप पूछना कहाँ क्या क्या स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। और त्रिपुरा में अच्छा सूअर पालन के लिए अच्छे स्कीम मिलते हैं, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ से स्कीम के योजनाएं के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाते। और ये लोन लेने के लिए आपके नज़दीकी जो बैंक है वहाँ जाना है, वहाँ जाकर आप पूछ लीजिए क्या क्या जो लोन की तरह आपको क्या क्या योजनाएं और लोन कैसे मिल जाते हैं, तो उसकी तरह से वहाँ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ सबमिट करें और आप उसका स्कीम का जो बेनिफिट है आप जुड़ जाइए जी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार जी, हरदा जिले से, मध्य प्रदेश से। संतोष जी नमस्कार। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी सर। जी, आप सवाल पूछें। सर मुझे दो भैंस है सर, बीमा करना है, तो इसके लिए पहले कहाँ पे जाना है? जी, हमारे साथ डॉक्टर ग्रोवर जुड़े हुए हैं। आपको भैंसों के बीमे के बारे में जानकारी चाहिए कि आपको भैंसों का बीमा कराने कहाँ जाना होगा, आप ये पूछ रहे हैं संतोष जी? जी सर। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर ग्रोवर, डॉक्टर ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ग्रोवर साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। भैंसों का जो बीमा है जी, वो देश की सभी कंपनियां, जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सभी कर रही हैं जी। आपको जो जाना है वो आप अपने नजदीकी बैंक में चले जाएं जी। आजकल सभी बैंक जो हैं वो बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं जी। तो वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। बीमा करवाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो पशु स्वस्थ होना चाहिए, उसकी एज जो है वो प्रोडक्टिव एज होनी चाहिए, और उसके बाद क्या है कि उसका हमें मूल्य निर्धारण करना पड़ता है, जो वेटनरी डॉक्टर बताएगा कि इस पशु का कितना मूल्य होना चाहिए जी। उस मूल्य के हिसाब से फिर उसके ऊपर तकरीबन 3% या 4% पर साल का, हर ईयर का जो है वो प्रीमियम लगेगा जी। तो जब आप बीमा करवाने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको अपने पशु के कान में, जैसे भैंस है तो भैंस के कान में एक टैग लगवाना पड़ेगा ताकि भैंस की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। आजकल मॉडर्न मेथड भी है आइडेंटिफिकेशन के, जैसे फोटो भी ले सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉनिक चिप आता है वो भी पशु के शरीर में डाल करके उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है जी। तो 3 चीजें जरूरी हैं। एक, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट कि पशु स्वस्थ है, उसको टैग लग गया है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उसकी कीमत कितनी है। दूसरा, बीमा कंपनी का एजेंट जो कि आपसे प्रीमियम लेगा, क्योंकि बीमा कंपनी के एजेंट हो सकता है गांव में ना हो, इसलिए आप बैंक में चले जाएं। बैंक भी जो है वो बीमा कंपनी का एजेंट है, वो आपको इंश्योरेंस करवाने में हेल्प करे जी। और डॉक्टर ग्रोवर, यहाँ पर मैं एक और जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों को यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे, और आप भी इसमें थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट करें कि जो हम पशु बीमा की योजना की जो बात कर रहे हैं, वो पशु बीमा के लिए आपने बताया जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि लोगों में ये भी कभी कभी भ्रम हो सकता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो पशुओं का बीमा नहीं करती है। पशुओं का बीमा आपने जो बताया वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो कंपनियां हैं वो करती हैं, और जो बैंकों से संबद्ध रहती हैं। बैंकों से संबद्ध रहती हैं जी। आपको बड़ी आसानी से जो है उनका पता मिल जाएगा, और बल्कि आपके घर पर ही आकर के इंश्योरेंस किया जाएगा जी। और ये प्रीमियम का अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं होता है जो किसान की जेब पर भारी पड़े? ऐसा है कि जो नॉर्मल प्रीमियम है वो तकरीबन 4% है, लेकिन आजकल हर राज्य सरकार ने स्कीम्स चलाई हुई हैं जिसमें सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है जी। तो लगभग 50% तक सरकार सब्सिडी दे देती है। फिर दूसरी बात यह है कि जब राज्य सरकार बड़े पैमाने पर बीमा करवाती है तो बीमा का रेट भी 4% से घटकर 2% या 2.5% तक हो जाता है।
तो किसान को डबल फायदा हो जाता है, एक तो प्रीमियम रेट कम हो जाता है और उस पर सरकार की सब्सिडी भी मिल जाती है। फिर भी जैसे अभी जो फोन आया था हरदा से, तो एक वो उनको ये नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है, तो हो सकता है कि उनका दूसरा सवाल ये भी, तो ये 2% वाली जो आपने बात बताई, ये कितना अमाउंट होगा लगभग एक भैंस के लिए मान लें, एक गाय के लिए मान लें? अगर मान लीजिए 50,000 रुपए की भैंस है तो 2% के हिसाब से 1,000 रुपए साल का प्रीमियम हो गया। अगर नॉर्मल कराएंगे तो 4% है तो 2,000 रुपए साल का प्रीमियम हो जाएगा। तो मेरी उनसे यही सलाह है कि वो अपने वेटनरी डिस्पेंसरी में जो पास में है उसमें चले जाएं। सरकार की अगर कोई स्कीम उस जिले में लागू होगी तो डेफिनेटली उनको सब्सिडी मिलेगी और डेफिनेटली उनको प्रीमियम भी कम मिलेगा। और ये सारी जानकारियां बैंक के माध्यम से भी ली जा सकती हैं? बैंक के माध्यम से भी उसी तरह से ही ली जा सकती है। जी, और यहाँ पर एक सवाल और, जी आप पूरा कर लें। जी मेरा मतलब था कि दोनों ही जो संस्थाएं हैं, बैंक और वेटनरी डिस्पेंसरी, वो पशुपालक की मदद करती हैं बीमा करवाने के। यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि जो मवेशी है, पशु है, उसकी जो नेचुरल डेथ होगी उसमें वो बीमे की जो धनराशि है वो मिलेगी, या किसी रोग से भी उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो भी वो राशि मिलेगी? देखिए, जो भी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो एक्सीडेंट कवर करती है और जानवरों में वो डेथ ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से कोई डिजीज हो जाए, डिजीज की वजह से अगर मृत्यु हो जाए तो ये दो चीजें कवर करती है। नेचुरल डेथ हम नहीं मानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पशु 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है तो उसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, वो किसी न किसी बीमारी से ही मरेगा। और अगर पशु की उम्र ज्यादा है, 10-12 साल से है, तो उसका इंश्योरेंस ही नहीं किया जाएगा। इसलिए दो ही सूरत में पशु मर सकता है, या तो एक्सीडेंट या डिसीज। जी, बहुत आपने जी एक्सीडेंट की जो व्याख्या है वो बहुत ज्यादा है, उसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है। जैसे मान लीजिए तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, करंट लग गया, कुछ भी हो जाए तो उसको हम एक्सीडेंट मानते हैं। जी, नहीं आपने बहुत बहुत आसान शब्दों में एक्सीडेंट से, बीमारी से, ये सारी जानकारियां बहुत आसान शब्दों में दी और हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत इससे लाभ हुआ होगा और उनको ये सारी जानकारियां मिल गई होंगी। जी, अब हम रुख करेंगे हमारे साथ जी, और यहाँ पर मैं बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर ग्रोवर साहब आपको, आपने जो इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी और इससे एक हमारे बड़े बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा हमारे जो भी किसान भाइयों ने हमें सवाल पूछे और जो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रोवर साहब आपका। और हम अब चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर सुलेखा जी से, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने जो हमारा सुअर पालन है उसमें कितना एरिया आपने बताया, उसकी ब्रीडिंग के विषय में बताया, और बहुत अब टाइम क्योंकि कम है तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उसका जो बीमारियां हैं या वैक्सीनेशन की बात है उसके बारे में हमें संक्षेप में बताएं। संक्षेप में बीमारी हमको तो अलग अलग रूप में है, वायरस से आता है और पैरासाइट से आता है और ये बैक्टीरिया से आता है, तो उसमें तो एक कीटाणु से आता है, तो अलग अलग के लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो पहले हम ये हमारे किसान भाइयों को ये दो चीज़ों में आप ध्यान देना चाहिए। पहले एक कीटाणु नियंत्रण के लिए, कीटाणु नियंत्रण में जब ये बच्चे पैदा होने वाला है और एक सुअर जब गर्भवती होता है उसी टाइम पर उसके 2 हफ्ते के पहले, ये पार्चुरेशन के 2 हफ्ते पहले उसको एक ये डिवॉर्मिंग कीटाणु के मेडिसिन देना है। और उसके बाद जब ये बच्चे पैदा होता है, बच्चे पैदा करने के बाद वीनिंग बोलते हैं, जब ये बच्चों को माता से अलग करेंगे उसी टाइम पर भी एक कीटाणु का एक डिवॉर्मिंग देना चाहिए। और ये बच्चों को भी वीनिंग करने के बाद जब अलग होता है उसी टाइम एक देना है, फिर हर 3 महीने में एक बार देना है। और ये ब्रीडिंग के लिए जो बॉयर को, मेल को यूज़ कर रहे हैं उसको हर 6 महीने में एक बार कीटाणु की तन्मात्रा देना चाहिए। और जो बाकी जो फैटनिंग के लिए जो सुअर को पालन करते हैं उसके लिए उसको भी
3 महीने में एक बार देना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब समय का इशारा हो चुका है और समय इतना ही है कार्यक्रम में। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने सूअर पालन के लिए जो तमाम जानकारियां दी और बहुत सारे हमारे किसान भाई हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको जो हमारे कल के विषय हैं उनके बारे में बता दें, जो हेलो किसान में सोयाबीन और मूंगफली की खेती की देखभाल और गन्ने की उपज के लिए प्रबंधन, ये विषय हैं जिन पर हेलो किसान ये कल आप देखेंगे और अपने सवाल पूछेंगे। और हेलो किसान से जुड़े जो भी सवाल, जो सुझाव, जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। यहाँ पर आप सुझाव भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप हेलो किसान टाइप करेंगे और आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे और आप फेसबुक पर तमाम जानकारियाँ साझा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है वो आपके पास ज़रूर होगा, और अगर नहीं है तो नोट कर लें, 1800-113060, जो सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। डीडी किसान कॉल सेंटर का ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपने सुझाव, अपने सवाल यहाँ पर नोट करा सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव, आपके सवाल बहुत आवश्यक हैं हमारे हेलो किसान कार्यक्रम के लिए, जिससे कि न केवल आपको लाभ होता है बल्कि हमारे जो बड़ा दर्शक वर्ग है, जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी ये लाभ पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।